Hello students, welcome to online classes of Babu Shobharam Kala Mahavidyalaya Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the first paper of BA Part 2. BA Part 2 का प्रथम पेपर संसाधन भूगोल हम कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक हमारा पिछले कुछ लेक्चर से चल रहा है वो है संसाधन उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन। इसका 5वां भाग आज हम कर रहे हैं। इसके और भी भाग हम आगे करेंगे, लेकिन आज के भाग में हम जो टॉपिक सब टॉपिक करेंगे वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण अधिप्रभाव का मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स, पर्यावरण के बारे में या रिसोर्सेज के बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पिछले कुछ टॉपिक्स में पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि पर्यावरण का निरंतर अवनयन हो रहा है या पर्यावरण एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन लगातार चल रहा है। तो आज हम इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट हुआ है या उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है उसको असेस करेंगे या उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो हम मूल्यांकन इस प्रकार से करेंगे कि मूल्यांकन करने के लिए कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं या कौन से ऐसे हाउसेस हैं या देश में कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनके द्वारा हम पर्यावरण कितना डिग्रेड हुआ है उसको हम असेस कर सकते हैं या उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में पढ़ेंगे। मानव द्वारा पर्यावरणीय संसाधनों के दोहन एवं उपयोग से प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को पर्यावरणीय अधिप्रभाव या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कहते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन सर्वप्रथम 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम, जिसको कि हम नेपा भी कहते हैं, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट के पारित होने के साथ ही आरंभ हुआ था। इस अधिनियम के निम्न 4 प्रमुख उद्देश्य थे। यानी सबसे पहले संयुक्त राज्य में ये प्रॉब्लम समझी गई कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है और उसको दूषित होने से रोकने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि वो कितना दूषित हुआ है और उसके लिए ये नेपा बनाया गया, जिसके कि 4 प्रमुख उद्देश्य थे। यानी किस तरह से हम ये देखें कि एनवायरनमेंट पे का नुकसान हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है। पहला, मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा करना। यानी प्रत्येक देश को एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए जिससे कि एक बहुत अच्छा सह संबंध मानव और पर्यावरण में हो सके। दूसरा, पर्यावरण एवं जीव मंडल की क्षति को रोकने के लिए प्रयास करना तथा मानवीय स्वास्थ्य एवं कल्याण के अनुकूल कार्य करना। तीसरा, राष्ट्रीय उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकीय तंत्रों की समझ को बढ़ाना। इस समझ को सभी देशों को बढ़ाना चाहिए कि किस प्रकार से ये हमारी पारिस्थितिकी है, ये चलती है और किस प्रकार से हमें इसमें योगदान देना चाहिए। चौथा, पर्यावरण गुणवत्ता परिषद या काउंसिल ऑन एनवायरनमेंट क्वालिटी की स्थापना करना। ये प्रत्येक देश को स्थापना करनी चाहिए। ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रावधान था इसमें। कुछ समय उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम नेपा के अंतर्गत पर्यावरणीय अधिप्रभाव के आकलन के लिए निम्न उपायों का प्रावधान किया गया। पहला, पर्यावरण की वर्तमान दशा का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी जो भी देश है यदि वो पर्यावरण को सही करना चाहता है तो उसको पर्यावरण की वर्तमान दशा का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अभी उनका पर्यावरण किस स्टेज में है। दूसरा, प्रस्तावित परियोजना के लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी यदि आपने कोई परियोजना बनाई है और वो पर्यावरण को नुकसान कर रही है तो उसके लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। परियोजना के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी परियोजना के प्रभाव क्या होंगे पर्यावरण के ऊपर, उनका पूरा एक असेसमेंट इम्पैक्ट बनाइए। परियोजना के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक अधिप्रभावों का उल्लेख कीजिए। वैकल्पिक परियोजनाओं का सुझाव दीजिए तथा उनका तुलनात्मक विवरण कीजिए। प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति यानी साइट का आगामी विवरण दीजिए, यानी कौन सी साइट पर यह परियोजना हो रही है। और 7वां है, परियोजना से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए उपायों का सुझाव दीजिए। भारत में पर्यावरणीय अधिप्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया की शुरुआत 1978 में की गई थी। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को महत्व प्रदान करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जनवरी 1994 में एक अधिसूचना जारी करके
उद्योग, खनन, सिंचाई, विद्युत, परिवहन, पर्यटन, संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के 29 वर्गों के लिए पर्यावरणीय अधिप्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य बना दिया गया है। इसके लिए विभिन्न निरीक्षक एवं नियंत्रक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं, जैसे कोलकाता स्थित भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि पेड़, जंगल और पेड़ों के जैव जगत को देखती है, तथा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आदि। विकास योजनाओं की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य एक साथ पर्यावरणीय अनुमति प्रदान करना है। यानी एक साथ असेसमेंट करें कि ये पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और एक बार ही उसकी अनुमति दे दी जाए। सामान्यतया किसी भी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय अधिप्रभाव कथन तथा आकलन के अंतर्गत निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट एंड असेसमेंट में ये सारे तथ्य हैं। पहला तथ्य है प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र की वर्तमान पर्यावरणीय दशाओं, भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक का विवरण प्रस्तुत करना। प्रस्तावित परियोजना का क्रियान्वयन होने पर उसके द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करना। परियोजना के क्रियाशील होने के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करना। प्रस्तावित परियोजना के स्थान पर वैकल्पिक परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण। पर्यावरणीय संसाधनों के स्थानीय स्तर पर अल्पकालिक उपयोग तथा दीर्घकालिक संदर्भ में पर्यावरण की उत्पादकता एवं स्थिरता के अनुरक्षण से संबंधित विस्तृत विवरण का प्रस्तुतिकरण करना। प्रस्तावित परियोजना के लागत, खर्च एवं उसके क्रियान्वयन से समाज को प्राप्त होने वाले लाभों का मूल्यांकन करना। लाभों का मूल्यांकन करना मतलब कि ये परियोजना यदि लागू होगी तो मानवता को क्या लाभ होंगे, क्या वे लाभ पर्यावरण से ऊपर है, यदि पर्यावरण यदि उन वे लाभ लेने के कारण पर्यावरण में कुछ नुकसान होता है, क्या वो झेला जा सकता है या क्या उसको मानवता स्वीकार कर सकती है। परियोजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित कारगर उपायों के विवरण का प्रस्तुतिकरण। पर्यावरणीय अधिप्रभाव के आकलन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिकी पर्यावरणविद लूना बी लियोपोल्ड तथा उनके सहयोगी ने 1971 में लियोपोल्ड मैट्रिक्स विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि के अनुसार निम्न सोपान प्रमुख हैं। पहला, प्रस्तावित परियोजना के लक्ष्यों का विवरण तथा परिभाषा। उक्त लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु तकनीकी संभावनाएं। तीसरा, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित कार्य एवं वैकल्पिक योजनाएं। चौथा, योजना के प्रारंभ से पूर्व पर्यावरणीय दशाओं का विस्तृत विवरण। पांचवा, प्रस्तावित योजना के अंतर्गत आने वाली अभियांत्रिक लागत एवं लाभों का विश्लेषण। छठा, परियोजना से संबंधित अभियांत्रिक प्रतिवेदन एवं पर्यावरण दशाओं का विवरण, जिस आधार पर संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। सातवां, प्रत्येक वैकल्पिक योजना के कार्यों के पर्यावरणीय अधिप्रभावों का मूल्यांकन करना। आठवां, पर्यावरण अधिप्रभाव कथन का प्रस्तुतिकरण, जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्लेषण का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। लियोपोल्ड एवं साथियों ने पर्यावरणीय अधिप्रभावों के आकलन के लिए एक मैट्रिक्स प्रस्तुत की है, जिसे लियोपोल्ड मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एक क्षैतिज अक्ष या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सहारे 100 कार्यों को सम्मिलित किया गया है। इन सभी कार्यों से होने वाली 88 पर्यावरणीय दशाओं को लंबवत अक्ष के सहारे सम्मिलित किया गया है। यदि हम इस ग्राफ को देखें तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के अधिप्रभाव पर्यावरण में हो रहे हैं और उसका आकलन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके छठे पार्ट में अब हम मिलते हैं। तब तक के लिए have a nice day.